पिछले क्लास में आप दो अंतर पढ़ लिए थे। आज तीसरा चौथा पांचवा अंतर पढ़ना है। इसमें हम लोग अंतर पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में, यही था ना। पहला अंतर आप जो पढ़े थे वो आप पढ़े थे क्रिस्टलाइन में कि इसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो निश्चित होती है, और क्रिस्टलीय वाले में आपने पढ़ा था कि इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती। फिर आपको ये बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है निश्चित होता है और उसका निश्चित नहीं होता। तो तीसरा बात समझिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह वास्तविक ठोस होता है, और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है यह वास्तविक ठोस नहीं होता है, यह आभासी ठोस होता है। आभास होता है ठोस वाला, लेकिन वो ठोस वाला सारा का सारा लक्षण वो दिखाता नहीं है। इस बात को हम समझाते हैं। पहले आप लिखिए, लिखिए तो तीसरा नंबर। आगे इसमें विषमदैशिक और समदैशिक टाइप की कुछ बातें हैं, वो आपको समझना पड़े। प्लीज शांत हो जाइए। चलिए तीसरा लिखिए तो, यह वास्तविक ठोस होते हैं, और इसमें लिखेंगे यह अवास्तविक ठोस होते हैं। यह वास्तविक ठोस होते हैं, यह अवास्तविक ठोस। दोनों तरफ लिख लीजिए तो एक। अब देखो, अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। कोई 100 साल पुराना यदि मकान है और उसके खिड़की में यदि शीशा लगा हुआ है, शीशा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, पहली बात। यदि शीशा लगा हुआ है, क्या हो रहा है, लड़ाई कर रही है? ओ दोनों तीनों मिलके रंगदारी कर रही है। चलो तुम तीनों निकलो तो वहां से। तुम हाँ यहाँ आके बैठो। चलो जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी आओ। तुम भी रहे, तुम भी आओ वहां से। लो, नहीं यहाँ आके बैठो। और यहीं बैठेगी डेली तीनों। यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा तो डर है ही सबको, साथ साथ मेरा भी है। यहाँ खाओ आगे में। हाँ तुम्हारा तो डर है, सबको डर है। रंगदार टाइप की आदत है। सॉरी, कोई मानवे नहीं कर रहा है। चलो इधर देखो। चलिए अब शांत हो जाइए प्लीज। आपस में उलझिए मत। सुबह सुबह इतना बढ़िया मौसम है, इसमें तो कैसे लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है रे? हाँ हुआ ना तो क्लास से हटा देंगे, कहा हाँ हटा दो, हमको हमारा मन नहीं है लड़ने का, ऐसा करना चाहिए तुम। अभी देखो तुम लोग इतना बदमाशी भी कि हमको थोड़ा भी गुस्सा आया, आया क्या रे? आता ही नहीं है, सुदामा टाइप के आदमी जो ठहरे हैं। अली कल डंडा तुम मेरा देखा है यहाँ कि नहीं? अच्छा दिखाते हैं। देखो, ये आपातकालीन स्थिति में है, उपयोग में आता है। आपातकालीन नहीं समझते हैं? अच्छा इमरजेंसी में कभी कभी, कभी मान लो इमरजेंसी आया, जुगाड़ किया गया है ऐसा ऐसा, दो गो लाठी झारखंड से, मेड इन झारखंड, वहां से आया है। चलिए अब सुनिए। 100 साल पुराना जो घर है, यदि उसमें कोई विंडो लगा हुआ है और उस विंडो में यदि शीशा लगा हुआ है, तो आप देखिएगा यदि आप उस शीशा को आराम से खोल सकें, तो शीशा को खोल के उसको थोड़ा वॉच कीजिए ढंग से, तो आप पाएंगे कि जो भाग, जैसे मान लीजिए कि शीशा ऐसे खड़ा था, जैसे मान लीजिए ये पूरा शीशा है, तो आप पाइएगा कि नीचे वाला जो परत है ये मोटा हो गया और ऊपर वाला जो परत है ये पतला हो गया। अब एक बात बताइए, कोई ठोस था, जिस समय शीशा लगा हुआ होगा हर तरफ मोटाई उसकी बिल्कुल समान होगी, जैसे अभी हम लोग नया शीशा में देखते हैं। लेकिन यदि वही शीशा 100 साल तक यदि इस तरह से रह जाए, तो उसका बहुत सारा मॉलिक्यूल नीचे उतर जाता है और नीचे वाले परत को जो है ना ज़्यादा मोटा कर देता है, और ऊपर वाला परत
पतला हो जाता है। बताइए, ये फैलने वाला गुण द्रव में पाया जाता है या ठोस में पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। लेकिन ठोस भी कुछ गुण इसका दिखला दिया, इसका मतलब है कि ये वास्तविक ठोस नहीं है, क्योंकि वास्तविक ठोस होता तो जो मोटाई 100 साल पहले था वही मोटाई 100 साल के बाद भी होता, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल इधर से उधर तो ठोस में होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या आभासी ठोस होते हैं। और कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर तुमको नहीं आएगा, क्योंकि वो वास्तव में ठोस होता है, वहां पर एटम मॉलिक्यूल अपने जगह पर बिल्कुल स्थिर रहता है। तो ये है इसका तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस जो आप यहाँ देखें, सर कौन में, क्रिस्टलीय में। क्रिस्टलीय जो होता है ना, यह विषम दैसिक प्रकृति का होता है, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब आपको यहाँ ये समझ में नहीं आया होगा कि समदैशिक प्रकृति का क्या मतलब है और विषमदैशिक प्रकृति का क्या मतलब है। ये 5-10 मिनट के बाद समझ में आएगा। अभी आप लिख लीजिए, टॉपिक को भी हम समझा भी नहीं रहे हैं। 5-10 मिनट के बाद एक टॉपिक आएगा, उसमें आप समझ जाइएगा कि समदैशिक और विषमदैशिक किसको कहते हैं। हम एक बार फिर से इस पर वापस आएंगे, पहले आप लिख लीजिए। आगे बढ़े। इसका जो सेकेंड लास्ट यानी पांचवा जो अंतर है उसमें है कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, और अक्रिस्टलीय वाले में इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। थोड़ा इस बात को समझिए कि दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था का क्या मतलब है। जैसे आप याद कीजिए, कल आप देखे थे, जैसे NaCl, एक रहेगा Na+, दूसरा रहेगा Cl-, फिर रहेगा Na+, फिर रहेगा Cl-। इस तरह से आप दूर दूर तक जाएंगे तो दूर दूर तक आप देखेंगे कि यही व्यवस्था पाई जा रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप अक्रिस्टलीय वाले में देखिएगा तो उसमें कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, एक के बाद दूसरा मिला, हो सकता है कि दूसरा के बाद उस जगह पर आपको तीसरा ना मिले, क्योंकि तीसरा तो तब ना मिलेगा जब व्यवस्थित रहेगा। ये अव्यवस्थित है, 2-3 को एक साथ मिला तो हो सकता है कि अगला का जगह खाली रहे। इसीलिए वहां लिखा गया है कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, यानी कण जो इसमें एडजस्ट होते हैं वो दूर दूर तक एक तरीके से एडजस्ट किए हुए रहते हैं। और इसमें जो लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है का मतलब इसका जो रेंज होता है वो कम होता है। तो मतलब 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे, तीसरा के बाद हो सकता है कि डेविएशन आ जाए। ये है, तो लिख ले। इस चैप्टर से आप सभी लोग अपने राइटिंग स्किल पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, और उसके लिए क्या करना है, ये टॉपिक समाप्त होता है तो हम आपको समझ। देखिए, आपका अक्षर जो है ग्रामेटिकली चेंज हो जाएगा, वो लगेगा नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ है, देखने में सुंदर लगेगा को। और बोर्ड एग्जाम में यदि अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले सुधार उसी में। आगे आगे बढ़ा दें। ये था इसका पांचवा अंतर। अब देखते हैं इसका छठा। देखो, क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। यही इसका लास्ट अंतर है। आप इसको लिख लीजिए। इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, में लिखेंगे इसे तोड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो आप ये 6 अंतर देखें। हम एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, आप सभी आदमी जो उतार रहे हैं उतारिए, जो उतार रहे हैं पहले उतार लो, फिर हम एक एक करके सबको बोल देते हैं।
क्रिस्टलीय में पहला था इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, और क्रिस्टलीय में था इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती। दूसरा अंतर आप पढ़े कि इसका गलनांक निश्चित होता है, उसका पढ़े इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। तीसरा पढ़े यह वास्तविक ठोस होते हैं, और वह पढ़े यह आभासी ठोस होते हैं। चौथा पढ़े यह विषमदैशिक प्रकृति का होता है, और इधर वाले में पढ़े यह समदैशिक प्रकृति का होता है। हाँ, ये चौथा बात अभी आपको समझ में नहीं आया है, इसको समझाए भी हम नहीं हैं, क्योंकि आप आगे टॉपिक देखिए कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे तो अपने आप को समझ में। पांचवा जो पढ़े थे आप, में पढ़े थे कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, और अक्रिस्टलीय वाले में पढ़े इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। और सबसे लास्ट जो 6 नंबर अभी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इसमें आप पढ़े कि इसको तोड़ने के लिए और क्रिस्टलीय को तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, और उसमें आपने पढ़ा और क्रिस्टलीय को तोड़ने के लिए बहुत कम बल की आवश्यकता। अब हम देखते हैं समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति के पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले जानिए, समदैशिक या विषमदैशिक एक गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है। एक्चुअल में पदार्थ के गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया समदैशिक पदार्थ और एक को कहा गया विषमदैशिक पदार्थ। समदैशिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसका भौतिक गुण, जैसे उष्मीय चालकता, विद्युतीय चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक, ये सब सभी दिशा में समान रहता है। समान रहे तो समदैशिक। और क्रिस्ट और यदि ये सब गुण जिसका नाम हम अभी लिए थे, जैसे उष्मीय चालकता, विद्युतीय चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक, प्रतिरोध, अलग अलग दिशा में यदि ये भौतिक गुण अलग अलग आने लगे तो उसी को क्या कहते हैं, विषमदैशिक। लेकिन इस बात को आप जो हम बोले हैं डेफिनेशन से, इससे आप ज़्यादा नहीं समझे होंगे। हम आपको एक जनरल एग्जांपल समझाते हैं, आप उससे समझिए तो आपको बेहतर समझ में। जैसे मान लीजिए आप कि हम यहाँ पर 10 लाइन लगाते हैं, टोटल 10 लाइन लगाते हैं। एक लाइन लड़का का लगा दिए, फिर वो कुछ दूर के बाद एक लाइन लड़की का लगा दिए, फिर दूर हट के एक लाइन लड़का का लगा दिए, फिर कुछ दूर हट के एक लाइन लड़का लड़की लड़का लड़की का, इस तरह से लाइन लगता चला गया। टोटल कितना लाइन लगाए। अब जैसे मान लो कि हम इस जगह पर खड़ा होकर, इस सामने में देखें, और यदि ये लड़का का लाइन है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे लाइन में प्रॉपर्टी किसका आएगा, लड़का वाला। और यदि थोड़ा हट के हम यदि इस लड़की वाले लाइन पर आ जाएं, तो सारा का सारा प्रॉपर्टी किसके जैसा दिखेगा, लड़की लोगों का। फिर लड़का का दिखेगा, फिर लड़की का दिखेगा। और यदि हम डायगोनली चेक करें, तो डायगोनली यदि हम चेक करेंगे, मान लीजिए कि हम ऐसे ऐसे डायगोनली चेक करें, तो ऐसे ऐसे में क्या होगा कि एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का दिखेगा। तो बताइए ये मिक्स प्रॉपर्टी आएगा कि नहीं। आप एक चीज देख रहे हैं कि डायरेक्शन बदल रहा है तो प्रॉपर्टी भी बदल रहा है। एक स्थिति में लड़का वाला प्रॉपर्टी आ रहा है, एक स्थिति में लड़की वाला प्रॉपर्टी आ रहा है, एक स्थिति में लड़का लड़की सब वाला प्रॉपर्टी आ रहा है। ऐसा प्रॉपर्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यदि ये अव्यवस्थित व्यवस्था हो जाए तब आपको हर तरफ एक ही जैसा दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए कि इस सारे 10 लाइन को एक जेसीबी मंगा के सबको मिला देता, ढंग से मिला देता, तो कहीं भी खड़ा हो जाते तो एक जैसा ही दिखता, क्योंकि वहां तो व्यवस्था है ही नहीं कुछ। तो वैसी स्थिति में जहां देखेंगे वहां पर व्यवस्था समान ही दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सम समदैशिक। हर तरफ व्यवस्था एक जैसा दिखे तो समदैशिक, अलग अलग दिशा में अलग अलग दिखे तो विषमदैशिक। आई बात समझ में। इस बातों को आप इस एग्जाम्पल से और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl का क्रिस्टल है, तो ये मिला Na+Cl-, Na+Cl-, यहाँ फिर होगा Cl-, यहाँ होगा Na+Cl-, इसी तरह से Na+Cl-, प्लस। बताइए ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस फिक्स है, तो वो प्लस वाला तो एक साथ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि रिपल्सन न हो जाएगा। अब बताइए यदि हम इसको देखें इस डायरेक्शन में, तो Na+Cl- मिक्स प्रॉपर्टी मिल रहा है। यदि हम इस डायरेक्शन में देखें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला प्रॉपर्टी मिलेगा। हम सिर्फ इस डायरेक्शन में देखें तो सिर्फ नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी दिखेगा। बताइए ये सुव्यवस्थित है, तब ना अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखेगा। लेकिन यदि ये सब आपस में मिक्स हो जाए, जिसको जहां मन है वहां रहे, तो वैसी स्थिति में हम किसी एक लाइन पर चलेंगे तो जरूरी है कि खाली Na+ ही मिलेगा, उसमें तो हर कोई मिल सकता है। इसीलिए व्यवस्थित रहेगा तो विषम दैशिक, विषम समदैशिक नहीं होगा। व्यवस्थित रहेगा तो विषम दैशिक हो जाएगा, और अब यही उल्टा बात है यहाँ। और अव्यवस्थित रहेगा तो समदैशिक होगा। काहे कि
अव्यवस्थित रहेगा तब ना कहीं भी हम जाएंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन व्यवस्थित रहेगा तो कहीं भी जाएंगे तो एक जैसा नहीं दिखेगा। Na+ वाला लाइन में देखेंगे सिर्फ Na+ दिखेगा, Cl- वाला लाइन में देखेंगे तो सिर्फ Cl- दिखेगा, और डायगोनल लाइन में देखेंगे तो दोनों दिखेगा। तो ये सुव्यवस्थित होने के कारण ही ना ऐसा हुआ है, यदि ये अव्यवस्थित हो जाता तो मिक्स हो जाता। इसीलिए वहां पर लिखा गया था चौथा पॉइंट में, आप वहां देखे होंगे, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक। देखिए, अक्रिस्टलीय वाले में लिखा कौन चीज, समदैशिक। अब जैसे आप अपने आप को अक्रिस्टलीय समझिए, ऐसी स्थिति में लड़का लड़की सब मिक्स होकर जहां मन होता बैठ जाते, हम किसी भी एंगल से देखते तो हर तरफ एक ही जैसा दिखता, हाँ या ना। तो तब जहां तहां बैठ गया तो ये अव्यवस्थित व्यवस्था हुआ। तो बताइए ये किस गुण का हो गया, समदैशिक। लेकिन लड़का का लाइन अलग है, लड़की का लाइन अलग है, उस तरह से देखें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी देखेगा, क्योंकि ये व्यवस्थित व्यवस्था है। तो वैसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, समदैशिक। समझ में आया कि समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, स्टार लगा के आप हेडिंग डालेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समदैशिक। रुकिए एक मिनट, रुकिए तो सब लोग रुक जाइए। थोड़ा राइटिंग स्किल पर आप ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। कल 8 से 9 बजे वाला में बहुत ध्यान दिए इस पर, और बदलेगा बात आपका। देखो क्या क्या करना है, उसको थोड़ा बढ़िया से सुनना और उसको अप्लाई करना वहां पर। काहे कि अभी के बाद हम कॉपी चेक करेंगे, 2-4 दिन पीटेंगे नहीं, काहे कि 2-4 दिन तुम्हारा आदत खराब है, तुम लगातार वही करते रहोगे जो करते आए हो। लेकिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद फिर वही गलती करोगे तो पीटेंगे। देखो क्या करना होता है। सबसे पहले जैसे देखिए ये लंबा चौड़ा हेडिंग है ना, अब आप हेडिंग लिखिएगा स्टार लगा के कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते। और यदि आप इसका इंग्लिश भी लिखते हैं तो वैसी स्थिति में जैसे हिंदी आप ऊपर वाले लाइन में सटा के लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, और इंग्लिश ऊपर वाले लाइन में यहाँ नहीं लिखिए, नीचे वाले लाइन में लिख दीजिए। मतलब नीचे वाले लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप, इस तरह से जैसे हिंदी आप इस लाइन में लिखते हैं यहाँ ले सटा के लिखते हैं, इस तरह से हिंदी लिखते हैं ना आप। और इसी को हिंदी ऐसे लिखना हो इंग्लिश में तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो एक वर्ड रहे तो ये लिखना गलत। ऐसे में क्या करना है, हिंदी ऊपर लिखे तो हिंदी ऐसे इंग्लिश में भी ऊपर ही लिखेंगे, समझिए। लेकिन यदि एक आध लाइन इंग्लिश आपको लिखना पड़ जाए तो एक लाइन का हेडिंग हिंदी ऊपर लिख दीजिए, फिर नीचे वाले लाइन में यहाँ से लिखिए इस तरह से, तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दूसरी बात, किसी भी हेडिंग को लिखने के बाद निश्चित रूप से एक लाइन जगह छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के तभी आगे कुछ लिखना है। जैसे आपका मेन हेडिंग ये है, ये खत्म हो जाए तो एक लाइन जगह छूटेगा, तब आप 1 नंबर लिखेंगे समदैशिक, और उसके बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे आइसोट्रॉपिक। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मेन मीडियम हिंदी है ना, तो आप पहले हिंदी को लिखेंगे और बाद में इंग्लिश को लिखेंगे। चूंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बना हुआ है, तो इंग्लिश वाले को ध्यान में थोड़ा ज़्यादा रख के बनाया गया, तो इंग्लिश वर्ड का हम पहले इस्तेमाल किए, ये करना है। आगे दूसरी बात क्या है कि जो भी डेफिनेशन आप लिखेंगे हर जगह आप हेडिंग के बाद एक लाइन जगह छोड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ जो आप लोग गलती करते हैं, देखिए इधर इधर देखिए ध्यान से। जैसे देखो ये जो लाइन लिखा हुआ है, देख देख रहे हो कि एक एक लाइन में आ रहा है सब। जैसे कुछ लोग क्या होता है ना कि जैसे सच मटेरियल्स इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जो भी लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तो कंडक्टिविटी को यहाँ से स्टार्ट नहीं करके यहाँ से कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ से स्टार्ट नहीं करके यहाँ से कर देंगे। तो ऐसा लगता है ना कि आपका कोई लाइन फिक्स है ही नहीं, आपको जहाँ से मन होता है वहाँ से लिख देते हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इधर का लाइनिंग और इधर का लाइनिंग, ये दोनों लाइनिंग समान हो। उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन आया है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डेविएशन नहीं आना चाहिए। कुछ लोग लिखते लिखते हम देखते हैं कि लाइन उसका चल रहा है, बीच में ऐसे और घूम के आता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अरे पता है अलग से ही खराब दिखता है वो। आपका कॉपी जो चेक करेगा ना उसका माइंड सेट निगेटिव कर देगा, यार इतना बढ़िया भी लिख दो अच्छा नंबर तुम, और तुम लोग इसके भुक्तभोगी हो। इसीलिए इसी वजह से तुम लिख के आ जाते हो, कहते हो कि सर हमको नंबर ही नहीं दिया, हमको हमको 97 आना था, आ गया 77 नंबर 7 नंबर। इस टाइप का बात बोलते हो, उसका यही मेन रीजन होता है, राइटिंग स्किल में आप अच्छे नहीं है। अरे आपका राइटिंग स्किल अच्छा रहेगा तब ना आपका कॉपी आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए कि हमको खूब नॉलेज है और हमको बोलने ही नहीं आता है, हम तुमको समझा ही नहीं पाते हैं, फिर उस नॉलेज का क्या है, नहीं कर सकते हम यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो वो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है। तो बस वही बात है कि आपको खूब अच्छा जानते हैं सब्जेक्ट, लेकिन आपका राइटिंग स्किल नहीं है, आप लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। इसका मतलब आप अपने नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाला कैसे समझेगा कि आप नॉलेज वाले लोग हैं। इसलिए राइटिंग स्किल पर ज़्यादा विशेष
चलिए लिखिए तो हेडिंग। हम हिंट करते रहेंगे अभी से, राइटिंग स्किल पर 2-3 दिन लगातार बताते रहेंगे, तो हर एक सिचुएशन को तुम संभाल लोगे, फिर वैसे ही करना। तुम देखो अभी से परिवर्तन तुम्हारे राइटिंग में होता है कि नहीं। तो जो बोल रहे हैं उसको, उस पर ध्यान देना, कॉपी चेक होगा। नहीं, इंग्लिश नहीं, ज़्यादा बेहतर। सिर्फ लिख लो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर लिखिए समदैशिक, और इसका इंग्लिश लिख लीजिए आइसोट्रोपिक। इसको नीचे वाले लाइन में लिखेंगे या ऊपर वाले लाइन में? तो ऊपर वाले लाइन में लिखना है, मतलब इस तरह से आपको लिखना है। जैसे आपका रोलिंग कॉपी है, आप यहाँ पर लिखिएगा समदैशिक, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है। और फिर जब नीचे इसका डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो एक लाइन छोड़ के तब डेफिनेशन, तो स्पष्ट दिखेगा वो जो हेडिंग है वो। और यदि एक लाइन जगह नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या कीजिए, सुनिए एक और तरीका है। यदि आप एक लाइन जगह नहीं छोड़ते हैं, तब आप क्या कीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए इसका परिभाषा। जैसे आप लिखेंगे वह पदार्थ, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, फिर यहाँ से शुरू मत कीजिए। और जब ये लाइन खत्म हो जाएगा, तब कहाँ से शुरू करेंगे? तब आप बिल्कुल यहाँ से शुरू करें। समझ में आया कि हम क्या बोले? ये सब ध्यान में रखना, या तो एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखिए, नहीं तो हटा के लिखिएगा तो एक कुछ स्पेस छोड़ के तब लिखिए। चलिए इसको ऊपर करें क्या? लिखिए तो। वह पदार्थ जिसका भौतिक गुण, जैसे उष्मीय चालकता, विद्युतीय चालकता, प्रतिरोधकता, घनत्व, वर्तनांक, सभी दिशा में समान होता है, उसे ऐसिक कहते हैं। कि हाथ में कट गया, अला बचल है, तो उतर जाएगा। और सेम डिफिनीशन इसका भी है, खाली वहाँ यहाँ आप लिखे हैं सभी दिशा में समान होता है, वहाँ लिखेंगे समान नहीं हो। यदि लिखा हुआ हो जाए तो दूसरा हेडिंग डालेंगे विषम दैसिक, परिभाषा यहाँ लिख। हो गया। हेडिंग में एक लाइन छोड़ने का कारण जानते हो सबसे बड़ा क्या है? कि जब तुम हिंदी और इंग्लिश लिखते हो ना, तो कहीं ना कहीं लाइनिंग में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, तो दिखता है कि वहाँ कुछ अलग है। तो एक लाइन छोड़ दोगे ना, तो गिजपिट नहीं लगेगा, वो स्पष्ट दिखेगा कि वहाँ हेडिंग है। ऐसा करने से ये सब फायदा होता है, देखने में अच्छा लगता है। राइटिंग स्किल का मतलब ही होता है कि आप, सबसे पहला कि वो दिखने में अच्छा लगे, फिर आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, आंसर को सही तरीके से देने का पता होना चाहिए कि वो कैसे हम करें कि वो सेंस में नजर आए क्वेश्चन। आगे बढ़ाते हैं इसको।
अभी आप देखिए इसको जो है सो, ये जो लिखते हैं ना, आप तेजी में लिखिए, लिखने में एकदम धीमा मत होइए, बस तरीका बदलिए, कहाँ से लिखना है, कहाँ लिखना है, इस पर ध्यान दीजिए। क्लास में आप रफ कॉपी यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा अक्षर बैठाना नहीं है, वो तो अपने आप बैठ जाएगा। तरीका पहले बदलिए आप, इस चीज़ को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है वो जानिए। चेंज करें इसको। राइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए धीरे भी चलिए, 2 4 10 दिन में आदत बदलिए आप अपना। हमारे पास टाइम बहुत है। नहीं हुआ तो अब तो आप अपने भी लिख सकते हैं इसको। चलिए हेडिंग डालिए तो। अवयवी कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार। इस आधार पर 4 प्रकार के ठोस होते हैं। पहले हेडिंग लिख लीजिए, स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए, अवयव कणों के प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं, एक एक करके सबको लिख। इस चारों को पहले लिख लो, तब समझाते हैं ये हेडिंग क्या है और फिर ये सब क्या है, ये तो आगे पढ़िएगा तो। माधव थोड़ा पहुंचाना तो वो सब। सब लेते हो तो। अट्ठाईस। रामनवमी कब है? छुट्टी का जरूरत नहीं है ना, देंगे भी नहीं। हाँ, क्या हुआ? कौन सी? जाने मार देंगे? हर चीज में तो कुछ छुट्टी ही चाहिए होता है। तो नहीं आ पाएंगे, क्लास लाइव रहेगा, लाइव। लेकिन लाइव और होगा, क्लास में जो आते हैं तो क्लास में रख। देखो ये जो व्यवस्था की गई है, ये इस टॉपिक को थोड़ा इजी बनाने के लिए किया गया है। ये सब आपको ऐसे समझाते तो समझ में नहीं आता, इसमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, अभी नहीं। सबको कल रेडी किया गया है तो आप, तो इसका जरूरत पड़ेगा तब देखिए। तो बोलते हैं SC सिंपल क्यूबिक, तो बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक PCC, और एक है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये सब आगे चल के, अब बताओ इस सब को हम कहेंगे कि देखो नो, एगो बॉल यहाँ है, एगो बॉल वहाँ है, तुमको बोलोगे कहाँ है। ये रहेगा तो पता चलेगा कि कौन बॉल कहाँ है। सबको कल बैठ के बनाए हैं, उम्मीद करते हैं ये सब आपको काफ़ी मदद करेगा इस चैप्टर को समझने में। हालांकि अभी तुरंत में इसका ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप देख। ये लिख लिए क्या? अब जो ज़रूरत है उसको देखिए। ठीक है, लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर 4 गो ठोस ले रहे हैं। ये आयरन का रॉड है, Fe रॉड। एक दूसरा ठोस ले रहे हैं, ये है आइस, बर्फ। ये मान लीजिए नमक का टुकड़ा है।
NaCl। और ये जो ठोस है ये हीरा है, डायमंड। ठीक है, कार्बन का ही बना होता है। डायमंड किस चीज का होता है? कार्बन का। अब देखिए, सुनिए इधर। एक बात बताओ, आयरन का रॉड आयरन के एटम से बना होगा, यानी इसके जो अवयवी कण है वह परमाणु है। हाँ या ना? ये आइस है, आइस का मतलब बर्फ। ये किस चीज से बना होगा? H2O से। H2O का एक कण, H2O का दूसरा कण, H2O का तीसरा कण। तो बताइए, इसके अवयवी कण हो गए परमाणु, जबकि इसके अवयवी कण हो गए अणु। हाँ या ना? यदि ये NaCl है, तो NaCl है तो ये बना होगा Na प्लस से और Cl माइनस से। तो बताओ, इसके अवयवी कण क्या हो गए? आयन। अब वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अवयव कणों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अवयवी कण कभी परमाणु रहेगा, कभी अणु रहेगा, कभी आयन रहेगा। इसके अंदर और भी कुछ बातें आती हैं जो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड पर हम लोग समझते हैं, वहाँ पर थोड़ा और बेहतर। तो कुल मिला के आपको टॉपिक ये समझ में आया कि ये हेडिंग क्या लिखा हुआ है। जैसे ठोस के अवयवी कण क्या हैं, इसके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब किसी भी ठोस में अवयवी कण कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है जो ठोस, उसको हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। फिर होता है आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजक ठोस, और फिर धात्विक ठोस। इस सब को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन से कण हैं। अभी तो फिलहाल इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। चलिए, 1 नंबर हेडिंग डालिए तो। देखिए तो, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कल तक आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा इस चैप्टर में, बात फिर समझने वाला। आणविक ठोस, देखिए लिखा हुआ है, आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसका निर्माण अणुओं के वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ने से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आणविक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? अणु होंगे, क्योंकि अणुओं के आपस में न मिलने से बन रहा है। डेफिनेशन लिखिए और आगे फर्दर इसको क्लासिफाई कीजिए। यह 3 प्रकार का होता है। वंडरवाल आकर्षण बल वंडरवाल आकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो एक कण को दूसरे कण से रखता है। जैसे एक H2O, दूसरे H2O, दूसरा H2O, तीसरे H2O, तीसरा H2O, चौथे H2O, एक एक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। उसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? वंडरवाल आकर्षण। ये वंडरवाल आकर्षण बल भी आगे चल के देखिएगा अलग अलग टाइप्स का होता है। वंडरवाल जो है ना, साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या लिखा हुआ? अभी आप आगे लिखेंगे, यह 3 प्रकार का होता है। ये कौन है जो 3 प्रकार का होता है? आणविक ठोस। अब कैसे ये आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है पहले आप समझ लीजिए, बाद में हम उसको डिफाइन करेंगे। इसको हटा रहे हैं हम। इधर देखो तो, देख रहे हैं आप लोग? जैसे देखो, HCl का एक अणु, HCl का दूसरा अणु, HCl का तीसरा अणु, मान लो ये किसी ठोस का निर्माण यदि कर रहा है, तो ये आणविक ठोस हुए क्योंकि HCl एक अणु है। अब बताइए, HCl में H और Cl में ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। अब बताइए,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसीलिए ना इधर शिफ्ट कर जाता है क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। अब जो लोग 11th में वैद्युत ऋणात्मकता नहीं पढ़े उन लोगों को थोड़ी परेशानी यहाँ पर होगी कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं सर। तो असंयोजन बंधन बनाने में ये परमाणु और ये परमाणु दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रहना चाहिए था बीचों बीच, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है किसके तरफ, क्लोरीन के तरफ, क्योंकि क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। इसी वजह से आबंधित इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेता है। आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इसी क्षमता को हम वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और ये इधर जाने के कारण हाइड्रोजन महसूस करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग रहा है, और क्लोरीन को सही में लेके भाग रहा है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर आवेश क्रिएट होगा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव क्रिएट होता है। यदि ये पूर्ण रूप से उस पर चल जाए तो कंप्लीट निगेटिव आ जाएगा, आंशिक रूप से उस पर जा रहा है इसीलिए इस पर पार्शियल या आंशिक निगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक ऋणात्मक आवेश, और इस पर उत्पन्न हो जाता है आंशिक धनात्मक आवेश। तो आप एक बात बताइए, एक HCl दूसरे HCl से, दूसरा HCl तीसरे HCl से, बताइए यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ इसका पार्शियल निगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को खींच रहा होगा कि नहीं, इसका पार्शियल निगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को खींच रहा होगा कि नहीं। यही वंडरवाल आकर्षण बल आगे जाके कहलाएगा। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, जुड़ रहा है। अब देखिए आप, तो यहाँ पर यदि किसी ठोस का निर्माण हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये अणु जो है यह ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन का निर्माण कर रहा है, क्योंकि जहां पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी को हम लोग ध्रुवीय आणविक बंध ध्रुवीय कोवेलेंट ये सॉरी ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें N2 की, तो N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता आपस में समान है। दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता यदि आपस में समान होगी तो क्या किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश उत्पन्न होगा। यदि ये ठोस का निर्माण करेगा तो ये अध्रुवीय ठोस का अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा, और ये यदि ठोस का निर्माण करेगा तो ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। और एक होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस बिल्कुल इसी टाइप के होते हैं, लेकिन यह वह ठोस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। आप याद कीजिए हाइड्रोजन बंधन आपको 11th केमिकल बॉन्डिंग में बताया। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण केवल 3 ही केस में होता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, या जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, या जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो। लेकिन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है। तो ध्रुवीय वाला ही स्पेशल केस बनता है 3 गो, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, जहाँ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। तो जहाँ जिस ध्रुवीय आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है उसी को हम लोग हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि हर जगह तो अणु ही है, HCl भी अणु है। यदि हम H2O की बात करें तो यह भी अणु है, और यदि हम O2 की बात करें तो यह भी अणु है। तो यह भी आणविक ठोस बनाएगा, यह भी आणविक ठोस बनाएगा, और यह भी आणविक ठोस बनाएगा। अंतर क्या है, यहाँ पर ध्रुवीय है लेकिन हाइड्रोजन बंधन नहीं बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन बन रहा है, और ये तो ध्रुवीय ही नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको कहा गया हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, और इसको कहा गया अध्रुवीय आणविक ठोस। समझ में आया कि तीनों तीन तीन टाइप कैसे हो गया। तो है अणु ही, लेकिन उस अणु में कुछ प्रॉपर उसकी उस अणु के प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस है। इस वजह से ये कितने प्रकार के हो जाते हैं आगे चल के, 3 प्रकार के। तो सबसे पहला क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वह ठोस जिसके अणु ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। जैसे देखो HCl SO2, HCl में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। SO2 में सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव आएगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा होता है। ये वैद्युत ऋणात्मकता वाला बात ना ऑर्गेनिक में थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, अभी बहुत कम डिस्कशन होना है इस पर। आप इसको लिख लीजिए, इस तीनों को डिफाइन कर लीजिए, बस छोड़ दीजिए।
वह ठोस जिसके अणु ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे अध्रुवीय ठोस कहते हैं। और अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या बोलेंगे? वह ठोस जिसमें उसके अणु अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। रीडिंगे पर है क्या? आगे बढ़ाएं। 3 नंबर हेडिंग डाल देना, अध्रुवीय आणविक ठोस, अनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम आपको धीरे लिखने के लिए नहीं बोले हैं, हम आपको बोले हैं तरीका बदलिए लिखने का। स्पीड सेम रखिए, स्पीड घटाइएगा तो मुश्किल हो जाएगा। कल आप सभी को प्रोस्पेक्टस मिलेगा। प्रोस्पेक्टस छप के आया था लेकिन एगो लेते आओ तो माधव, प्रोस्पेक्टस एक लेते। कल क्या मिलेगा? आज ही देना दो, हम निकलते जाएगा। दे दें क्या अभी? इसमें आपको सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा और अबाउट कोचिंग, अबाउट मी। देगा क्या? कर दो आज, रहने दो, कल ही ले लेना। एग्जाम्पल लिखे, आगे बढ़े। अगला हेडिंग डाल दीजिए, ध्रुवीय आणविक ठोस। चेंज करो इसे, बस इतना डिफाइन करके आज छोड़ दीजिए। अगला दिन होगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस और आसान है। आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे, धनायन और ऋणायन होंगे। दूसरा था अध्रुवीय आणविक ठोस, परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। वह ठोस जिसके अणु अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एक चीज देखिए आप, H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, Cl2 Cl Cl के साथ जुड़ा हुआ है, I2 I के साथ जुड़ा हुआ है। बताइए क्या यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्या? तो वो बंधन अध्रुवीय हो जाएगा, और बंधन यदि अध्रुवीय है अणु में तो उसी को हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। 3 नंबर है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। वह ठोस यह ठोस ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बीच बनता है तब निर्मित होता है। कल भर इसका क्लास बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसा आज और कल पढ़े हैं। कल के बाद सीधे लगेगा कि एकदम चैप्टर ही बदल गया है। हम आपको बोले थे कि शुरू में 2-3 दिन ना ये चैप्टर आपको बोर कर सकता है। कह दो कि 5 मिनट के बाद निकले, कह दो। इतना इंतजार क्या करवाना यार। क्या कहीं का, कह दो कह दो। यार 5 मिनट का इंतजार भी बहुत मुश्किल होता है इस सब बात में। कहो कि लेट हो रहा है सर, तनी रोक लिए। देखिए कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक ठोस, ठीक है? यहीं पढ़ाने दीजिए। आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर बात आगे होगी। ये अपने अपने भागा कैसे?
और नूनू 12 है ना, थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, समझा? कि फोन और बज जाता है बीच में फोन और नहीं बजना चाहिए, चैटर नहीं करो। कुछ माथा से, विकलांग है माथा से, दिल से, कान से? क्या हुआ? यहाँ तक लिख लिए? बस यहीं तक आगे रख ले। आइए हम लोग फिर कल इस पर बात करते हैं।